जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ प्रज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुदाब तथा उससे प्रभावित करने वाले कारक। अब ये वायुदाब क्या होता है? तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब ये वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होता है और कई सारे जलवाष्प होती है। तो अब ये क्या होता है, इसमें एक वजन होता है ना अपना, जैसे कि हर एक चीज़ में अपना एक वजन होता है, तो इनका भी अपना एक वजन होता है। तो ये वजन जो पृथ्वी पर पड़ता है तो इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वायुदाब। ठीक है, अब ये इसे ही हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वायुदाब। अन्य भौतिक पदार्थों की तरह ही वायु भी एक भौतिक वस्तु है। ठीक है, वो भौतिक वस्तु का क्या मतलब है? यहाँ पे पदार्थ का, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि पदार्थ वो होता है जो अपना एक स्थान घेरे प्लस उसका अपना एक निश्चित द्रव्यमान हो। ठीक है, अब कोई भी चीज़, एक रेत का बारीक से बारीक कण भी अपना एक स्थान घेरता है ना, और उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर भी होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता है ना उसके अंदर। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं काफ़ी सारे, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी बनती है ना। उसके साथ में क्या होता है? हड्डियाँ होती हैं काफ़ी सारी। और तो ये सब क्या मिलके, क्या ये मिलकर क्या करते हैं? हमारा क्या है? ये द्रव्यमान ही तो है कि हमारे जो पूरी एक बॉडी है उसमें कितना द्रव्य भरा हो। अब द्रव्य से यहाँ मतलब कोई लिक्विड से नहीं है। द्रव्य का सीधा सीधा मतलब है कि उसमें कुछ है, कुछ भी। वो सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है ना। जैसे कि हमारा ब्लड भी तो है लिक्विड में। तो ठीक है, अब ये क्या है कि आपको द्रव्यमान समझ आ गया हो। द्रव्यमान क्या है? अब कोई भी वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ मैटर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं उसका। और वो एक अपना एक निश्चित जगह घेरता है, तो उसका क्या कहते हैं? हम उसे पदार्थ कहते हैं उसी को। तो सिंपल सी एक ये चीज़ है। तो अब क्या है इसमें? जलवाष्प। अब क्या है, जो वायु भी क्या है? एक भौतिक पदार्थ है। अन्य भौतिक पदार्थों की तरह ही वायु भी एक भौतिक पदार्थ है। तो भौतिक पदार्थों में क्या होता है? मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब क्या है, ये जो वायु होती है, वायु में जलवाष्प होता है, गैस होता है और एरोसोल्स जैसे कई वस्तुएं मिली रहती है। जैसे हमने वायुमंडल टॉपिक में पढ़ा था काफ़ी अच्छे से कि जो ये जलवाष्प क्या होती है, गैस क्या मतलब गैसेस कितनी होती है, कैसी कैसी होती है गैसेस, और एरोसोल्स वगैरह, इनका भी अपना एक भार होता है, अपना एक द्रव्यमान होता है ना। तो अब क्या है कि जब ये जलवाष्प, गैसें, एरोसोल्स मिल जाती हैं तो वायु का भी अपना एक दबाव बनता है पृथ्वी के चारों ओर, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। जैसे कई वस्तुएं मिली रहती हैं, एरोसोल्स तो आपको पता ही होगा कि उसे धूलकण कहते हैं। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ये आपको समझ नहीं आएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हाँ, तो हम कहाँ थे? इसलिए अन्य पदार्थों की भांति वायु में भी भार होता है। पृथ्वी के धरातल पर वायु का यह भार ही वायुदाब कहलाता है। इसे मिलीबार में मापते हैं। मतलब जो एक यूनिट होती है, किसी भी चीज़ को मापने की यूनिट होती है। जैसे लंबाई को हम किस यूनिट में मापते हैं, और जो लिक्विड होते हैं जैसे पानी या दूध, उसे हम लीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसे भी हमने किस में मापते हैं? मिलीबार में। ठीक है, जो बेसिक रहती है, जो इसकी यूनिट, वो मिलीबार ही होती है और मिलीबार में ही इसे मापते हैं। अब जैसे देखिए, ये पृथ्वी की सतह है। अब इसके पास कितने सारे मतलब जो ये कितने सारे मैटर आपको दिख रहा होगा। तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये भारी है। अब भारी चीज़ें जो भी होंगी वो पृथ्वी के पास होंगी, और हल्की चीज़ें पृथ्वी से दूर होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो हल्की चीज़ें होंगी उनमें एटम्स जो होंगे उनके जो बंध होंगे
मतलब जो उनमें बॉन्ड्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं तो वो फैलती है ना, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है हल्की चीज़ें। जबकि जो भारी चीज़ें होती हैं उनके बॉन्ड्स काफ़ी कसे हुए रहते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं, जिस वजह से वो टूटते नहीं हैं और वो जो उसका मैटर है वो दूर दूर नहीं जा पाता, जिससे वो नीचे रहते हैं क्योंकि भारी हो जाते हैं। तो सिंपल सी ये चीज़ है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, अब वायुदाब है तो उसे भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रभावित तो करेंगी ना, है ऐसा तो नहीं है कि मतलब हाँ वायुदाब है तो अब इसे कोई चीज़ प्रभावित ही नहीं करेगी। सभी जगह वायुदाब अलग होता है क्योंकि वायुदाब का परिवर्तन जब होगा तभी तो हवाएं चलेगी, सब कुछ उसकी वजह से होता है। कैसे, देखिए एक सेकेंड ऊपर देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमने एक सिद्धांत पढ़ा है ना, कोई भी जो एनर्जी है या फिर कोई भी लिक्विड है या कुछ कुछ भी है, वो हमेशा कैसे जाएगी, ज़्यादा से कम की ओर। मतलब जहाँ ऑलरेडी वो ज़्यादा होगी तो वहाँ तो वो जाएगी नहीं, जहाँ कम होगी वहीं तो जाएगी ना। कैसे, देखिए अब जैसे हमारे पास दो टैंक हैं, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है और ये खाली है, बिल्कुल ये वाला खाली है, तो इसमें एक पाइप जोड़ देंगे हम। तो ये पानी तब तक इसमें भरता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना। यही तो कहता है हमारा साइंस, जब तक दोनों पदार्थों में भरता रहेगा ये पानी, मतलब इसका पानी इसमें तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का जो लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। फिर ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा क्योंकि दोनों का लेवल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमेशा जो समानता लाने की प्रक्रिया है वो हमारे चलती रहती है। तो कुछ ऐसा ही हम वायुदाब में देखते हैं। कोई क्षेत्र है जहाँ वायुदाब कम है और कोई क्षेत्र है जहाँ वायुदाब ज़्यादा है, तो क्या हुआ, ज़्यादा से कम की ओर हवाएं चलती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी, क्योंकि ये ज़्यादा वाला यहाँ तो ऑलरेडी हवाएं हैं ना, काफ़ी सारी ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा है, तो यहाँ कम की तरफ ही जाएंगी। अब खुद को ही ले लो, कोई ट्रेन का डब्बा है उसमें 100 पैसेंजर्स हैं और कोई ट्रेन का डिब्बा जिसमें 1 या 2 पैसेंजर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, कम में ही तो जाना पसंद करेंगे, ज़्यादा में तो आप नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वजह से आपको काफ़ी ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत ईजी चीज़ है ये, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। अब वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब हवाएं क्यों चलती हैं, क्योंकि ये अंतर है ना, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो अब ज़्यादा से कम की ओर हवाएं चलेंगी, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा से कम की ओर हवाएं चलेंगी, सिंपल। तो अब इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। कैसे, वायुदाब तथा ऊंचाई। देखिए हमने पिछले अपने जो वायुमंडल टॉपिक में पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो भारी गैस है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। अब वायुमंडल में जो सभी भारी चीज़ें होती हैं, ये क्या है, हमारा ट्रोपोस्फियर है ना, यहाँ तक 15 to 16 लगभग किलोमीटर्स की हाइट पे हमारा ट्रोपोस्फियर है। तो ट्रोपोस्फियर के भीतर ही, मतलब ट्रोपोस्फियर की सीमा के भीतर ही सभी जो धूल है या जलवाष्प है या फिर भारी गैसें हैं वो पृथ्वी की सतह के पास होती है। पृथ्वी से आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाओगे इनकी जो मात्रा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब सिंपल सी चीज़ है भाई, भारी चीज़ है वो नीचे रहेगी और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर उठ जाएगी, है ना। अब जैसे कोई आपसे ज़्यादा वजन का इंसान होगा, वो क्या करेगा, आपको ही तो ऊपर उठाएगा ना, आप तो उसे ऊपर नहीं उठा लोगे। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे कम दबाव, जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे जाएंगी और जो हल्की होंगी वो ऊपर आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमने क्या देखा कि जब हम जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा वायुदाब भी कम होता जाता है। ठीक है, जैसे देखिए
ये हम इस तरीके से ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं, हाइट पे बढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में ये रेखा किसे प्रदर्शित कर रही है? ये घटते हुए वायु दाब को प्रदर्शित कर रही है ना। कैसे? देखिए, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, 0 हो गया वायु दाब। तो अब ये क्या है? घटते हुए क्रम को रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये प्रेशर है और ये अल्टीट्यूड से यानी कि हाइट है, ऊंचाई है। तो अब यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये कर्व बनना है ना। तो अब ये क्या है? तो यहाँ पे जाने पे हमारी जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि जो हमारा वायु दाब है वो ऊंचाई के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारा वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला जो आपको ये पॉइंट था आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वायु दाब तथा तापमान। अब ये वायु दाब तथा तापमान कैसे प्रभावित कर रहे हैं? अब देखिए, हमारा सन है, इसने हमारी जो हवा है उसे हीट किया, मतलब गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करने लगेंगे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि गर्म करने पे क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिस्ट्री में हम सभी ने पढ़ा होगा, साइंस मतलब 10th तक की केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी पदार्थ में जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उसे हीटअप करेंगे तो क्या होगा? जो वो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने लगेंगे, वो दूर दूर जाने लगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड्स ढीले पड़ जाते हैं, गर्म होने से टूटने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, वो दूर दूर जाएगी, अब वो दूर दूर जाएगी तो क्या होगा? फैल रही है ना। अब फैलेगी तो क्या होगा? अब कोई चीज़ है, ये है, मतलब ये एक वायु राशि है, ये फैल रही है, मतलब ऐसे फैल रही है। तो अब ये क्या हो रही है? फैलने का मतलब क्या है? यहाँ पे फैलने का यहाँ पे सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पे जो मतलब वायु दाब बनेगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वायु फैल रही है, तो वो कम जगह, मतलब ऐसा नहीं कम जगह पे बहुत सारी वायु, बल्कि ज़्यादा जगह पे ज़्यादा जगह पे जैसे जैसे फैलने लगेगी तो जो उसका अपने यहाँ पे वायु दाब है वो कम होने लगेगा। सिंपल है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप हीटअप करेंगे तो वो फैलेगी, दूर हटने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ढीले पड़ेंगे और वो फैलने की कोशिश करेगी। जैसे कि देखिए, पहले ये मॉलिक्यूल्स थे, इस पे सन की जो वो आई, सन की लाइट पड़ी तो ये गर्म हो गई। अब क्या करेगा ये? अब ये क्या करेगा? एक सेकेंड, हाँ, अब ये क्या करेगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर फैलेंगे। तो अब यहाँ स्पेस ज़्यादा बन गया ना, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बन गया क्योंकि ये दूर दूर हट गई, तो यहाँ पे क्या और वायु आ सकती है। ठीक है, तो अब जो जहाँ मतलब इसकी तुलना में जहाँ पे ज़्यादा होगी वायु, अब वो क्या करेगी? यहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उन्हें स्पेस मिल रहा है आने के लिए, है ना, रहने के लिए स्पेस मिल रहा है। यहाँ तो स्पेस है ही नहीं, ऑलरेडी पूरा फुल है, तो यहाँ पे उन्हें स्पेस मिल रहा है तो वो यहाँ की तरफ आएगी। ठीक है, तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है, जब तापमान बढ़ा तो वायु दाब क्या हुआ? कम हो गया। तभी तो ज़्यादा वायु दाब के क्षेत्र से पवनें यहाँ पे चलने लगी, यहाँ की ओर आने लगी। सिंपल है ना। अगर आपको कोई भी, फिर भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अब देखिए, अभी जैसे एक जगह यहाँ पे कम सूर्यातप की प्राप्ति हो रही है, तो अब वहाँ क्या करेगी? जो हवा है उसके मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होंगे वो ढीले पड़ने की बजाय टाइट होने लगेंगे। अब टाइट होंगे तो क्या होगा? ठीक है, टाइट होंगे तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहेगा कि कम? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने से क्षेत्र में बहुत सारे वो आ गई है ना वायु, तो ऑलरेडी ये फुल हो चुका है, उसमें भी और आ रही है, और ऐड हो रही है, और ऐड हो रही है, और ऐड हो रही है। तो क्या है कि यहाँ पे अधिक वायु दाब का क्षेत्र हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वायु का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी? ऐसे स्थान को खोजेगी यहाँ पे कम वायु दाब है, तो यहाँ पे से जो पवनें हैं इधर की तरफ चलने लगेंगी।
है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, कम ज़्यादा से कम की ओर, तो बस सॉरी, उससे ही अप्लाई कर दीजिए। तो आपको समझ आ गया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रेशर है या ये वायु दाब है वो कम होगा, है ना। और अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो हमारा जो वायु दाब है वो ज़्यादा होगा। सिंपल, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। इसे एक तरीके से और कह सकते हैं कि जब थर्मामीटर का पारा ज़्यादा होता है तो जो मतलब जो उसका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर फिर भी कोई कंफ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब तीसरा पॉइंट है वायुदाब और जलवाष्प। अब ये जलवाष्प कैसे, देखिए, अभी कोई जगह है, अब वाटर वेपर्स क्या होते हैं, वाटर वेपर्स हल्के होते हैं ना, सॉरी एक सेकेंड, किसी वायुमंडल में वाटर वेपर्स होंगे तो जो वो वायु राशि है वो हल्की हो जाएगी। हल्की होने से क्या होगा, वहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि जो जलवाष्प होते हैं वो वायु को हल्का बना देते हैं, है ना। क्योंकि भाप के रूप में होते हैं तो वो हल्की होके फैलने लगती है। ठीक है, फैलने लगती है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हटने लगते हैं। वहीं जहाँ पे वाटर वेपर्स कम होंगे वो वायु राशि अपेक्षाकृत कैसी होगी, वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है वायुदाब और पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक गति कैसे, देखिए, हमारी पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक तो परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। अब ये परिक्रमण क्या होती है, परिक्रमण जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो क्या होती है, इसकी परिक्रमण गति, है ना। और परिभ्रमण गति क्या होती है, जब पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण। मतलब खुद का ही भ्रमण कर रही है वो ना, जैसे देखो ये कर रही है ना, ये इसका एक्सिस है, ये इस दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन। और जो परिक्रमण गति होती है, जो सन के चारों ओर ऑर्बिट करती है पृथ्वी, तो मतलब जो एक ऑर्बिट में घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण या रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारी पृथ्वी गति करती है तो क्या होता है, देखिए, हमारा ये है इक्वेटर। दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ओके, जैसे देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये हमारी इक्वेटर। अब इक्वेटर पे क्या होता है कि देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, इक्वेटर पे क्या होता है, हमारी पृथ्वी जब गति करती है तो इक्वेटर पे एक बल क्रिएट होता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल ऑलरेडी है ना, तो अब वो क्या करती है कि जो हवाएं हैं, अब ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी घूमती है। अब ये आपको पता होगा कि जो मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता दिया है बहुत अच्छे से, कि जो हमारी 0 डिग्री की जो रेखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। जो भूमध्य रेखा है
उस पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के कारण क्या है, हवाएं ऊपर उठती हैं, है ना, क्योंकि हल्की हो जाती हैं तो ऊपर उठती हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायु क्या है, ज़मीन से ऊपर उठ गई ना, तो ज़मीन तो खाली हो गई, वहाँ पे तो वायु है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब पृथ्वी रोटेट कर रही है हमारी, साथ में रोटेट कर रही है, एक सेकेंड, हाँ रोटेट कर रही है, तो उसके साथ में क्या होता है कि देखिए, जब यहाँ से वायु ऊपर उठती है तो हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, एक सेकेंड यार क्लियर कर दूँ, हाँ 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ये नीचे उतर आती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर उठी वायु है यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। अब इकट्ठा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों और यहाँ पे लो प्रेशर क्यों। तो ये मैं आपको जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन ये भी समझाना ज़रूरी था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी जो रोटेट कर रही है हमारी, तो रोटेशन के कारण भी वायुदाब पे असर पड़ता है ना, क्योंकि अगर ये मान लीजिए रोटेट नहीं करती तो यहाँ से जो पवन उठ रही है ये यहाँ पे उतर ही नहीं पाती ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही नहीं आ पाता। अब रोटेट करी तभी तो गुरुत्वाकर्षण है हमारी पृथ्वी में। अब वो उसका एक अलग रीज़न है, अगर इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो सीधा सीधा किससे असर पड़ रहा है इसका, पृथ्वी के, जो हमारी पृथ्वी घूम रही है उसकी वजह से वायुदाब पर असर पड़ रहा है ना। तो अब ये क्या है, ये भी हमारा वायुमंडल को प्रभावित करने वाला चौथा कारक बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ये दिख रहा होगा आपको, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर, तो ये सभी क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे जो एयर प्रेशर है या वायुदाब है उससे इफ़ेक्ट करते हैं, है ना, ठीक है। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहने के लिए थैंक यू। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।